हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो एक स्टैटिक जीके की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है, इसके पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, जिसकी वजह से अब हम लोग पार्ट सेकंड में आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। कल नया स्टैटिक जीके का टॉपिक उठाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके जेके एसएसबी के, जेकेपी कांस्टेबल, जेकेपी सब इंस्पेक्टर, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। बैक टू बैक बहुत बार पूछे गए हैं, तो उनको हम लोग एक सिंपल वे में करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं, ये टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोगों का एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा हमारी ऐप पे। तो जो बच्चे भी इन कोर्सेज में एनरोल करे हैं, आप लोगों को ये टेस्ट मिल जाएगा। आप लोगों के लिए एक रिवीजन के लिए ये काम करेगा। और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं, अगर आप लोग डेली फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जेकेपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के कंप्लीट कोर्स जो है वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे नैब तहसीलदार के साथ। अब यहाँ पे आपको एक और हिंट दे दूं, जेकेपी कांस्टेबल का जो पेपर है वो बेसिकली जनरल नॉलेज बेस्ड होगा, जिसके लिए अभी आप लोगों को जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आप में से कोई भी बच्चा यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इसमें आपको हर एक चीज जो है वो करवा दी जाएगी। पिछले रिजल्ट हम लोगों के काफी अच्छे आए थे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग और मेहनत करें, आप लोगों से भी करवाएं और आप लोगों के भी रिजल्ट जो है वो सेम आए। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगी। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो भी आपको इसी में मिल जाएगी। 500 से 600 में आपको पूरा कोर्स जो है अभी के लिए मिल रहा है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज को। कल हम लोगों ने जो सीरीज को करा था, दो उसमें करेक्शन आपको छोटी सी करनी है। सबसे पहली चीज, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया था मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। महामना का जो इनका टाइटल था वो गांधी जी के द्वारा इनको दिया गया था, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लेना। देव पुरुष भी कहा गया था, और यहाँ पे जो करेक्शन थी एक छोटी सी है, आप लोग भी अपने नोट्स में कर लेना। कई बार क्लास के दौरान फ्लो में चीजें हो जाती हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे जो हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी वो ये था कि दोनों जो है नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग 1940 जो है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा 40 लिख हो गया था, जिसको बच्चों ने करेक्शन करवा दी थी। तो कोई बात नहीं, जल्दबाजी में कई बार ये चीज हो जाती है, आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर। आज जो पर्सनालिटीज हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं ना ही सिर्फ इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, बल्कि थोड़ा का बैकग्राउंड हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। आज बात करेंगे सबसे पहले दीनबंधु मित्रा जी के बारे में। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था नील दर्पण। अब नील दर्पण क्या है, अब यहां पे आप लोग रिलेट कर पाओगे। नील दर्पण जो था वो इंडिगो रिवॉल्ट जब हुआ था। अब देखो, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को याद होगा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कब हुआ था, तो 1859-60 में ये कंडक्ट हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट। तो उसी के ऊपर एक किताब लिखी गई है नील दर्पण। ये लिखी गई थी दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा। अब इंडिगो रिवॉल्ट को मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, याद रखने का क्या होगा आप लोगों को, जो ट्रिक है वो यहीं से आप लोग कर सकते हो। नील दर्पण को याद रखने के लिए आपको ना थोड़ा सा इंडिगो रिवॉल्ट पढ़ना पड़ेगा। हुआ क्या था, जब 1859 या 60 की बात करूं, जो फार्मर्स थे, इंडिगो की प्लांटेशन जो थी वो ब्रिटिशर्स के द्वारा 1777 से ही कलकत्ता, यानी कि जो आज की डेट में कोलकाता है, वहां पे शुरू कर दी गई थी। तब तो स्टार्टिंग में तो बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर दिए जाते थे कि आओ लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो लोन दिए जाते थे फार्मर्स को, उस पर जो इंटरेस्ट था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा हाई था। अब उस इंटरेस्ट हाई रेट के को जो फार्मर्स थे वो चुका पा नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था, ये जो नील है ना यहाँ पे, यानी कि उनको इंडिगो बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और अगर कोई मान लो इंडिगो से हटके पैडी अगर उगाता है, तो उनके वो क्या कर जाता था, फोर्सफुली या तो क्रॉप्स को आग लगा दी जाती थी, या तो उनकी फैमिली किडनैप कर जाती। तो एक बहुत पूरा ये जो रिवॉल्ट हुआ था, इसको किसने किया था, इसको लिखा है नील दर्पण को किसने? दीनबंधु मित्र जी ने लिखा है। अब याद रखना क्या होगा यहाँ पे, मैंने आपको बताया ट्रिक याद रखने की। देखो, या तो खुद बनाओ, वो ज्यादा दिमाग में रहेगी। अगर नहीं बना सकते तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ना, कई बार हम लोग ऐसे बैठे बोल देते हैं यार इनका ना कोई दीन ईमान नहीं है, ठीक है, कि इसका कोई दीन ईमान नहीं है। तो यहाँ पे बस याद रख लेना, दीन ईमान के मित्र थे, तभी इन्होंने इंडिगो रिवॉल्ट के लिए बुक लिखी थी नील दर्पण। क्लियर है? ये कभी नहीं भूलेगा, याद रहेगा आपको पेपर में कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है। और देखो, कई बार क्या होता है, अगर मैं आपको सिर्फ पीडीएफ दूंगा ना कि भाई इसको रीड कर लो,
हजारों आप बार रीड कर लोगे ना तब भी याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होगा, 4 चीजें एक्स्ट्रा पता होगी, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं। इनका नाम है औरबिंदो घोष। ये आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें करेक्शन के साथ दे दिया जाएगा। इनको किस नाम से जाना जाता था? इन्हें श्री औरबिंदो भी कहा जाता है। अब देखो, श्री औरबिंदो बहुत फेमस जो थे उस टाइम पे राइटर थे। इन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटर थे। अब इन्होंने ना बहुत सारी चीजें करी हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे बात करेंगे कर्म योगी योगी की। ये इनका एक इंग्लिश जर्नल था। ठीक है, ये वीकली आता था। आपको पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। दूसरी अगर बात करूं युगांतर की, युगांतर जो है ये इनके छोटे भाई के द्वारा लिखा गया था। तो मैं यहाँ पे इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि अगर कभी पूछा गया तो जहां पे भी आपको घोष दिखेगा ना, आप उसको मार्क कर देना। इनका नाम था बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, ये इनके छोटे भाई थे। तीसरा सावित्री, ये इन्होंने लिखी थी मदर के लिए पोइम थी। ये बेसिकली पोइम्स की कलेक्शन थी। लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, ये है वंदे मातरम। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है। अभी आप लोग सोचोगे सर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वंदे मातरम बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा जो है ये, अगर आपसे पूछा जाएगा फाउंडर, इसके फाउंडर कौन थे, तो वो थे यहाँ पे बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल इसके फाउंडर थे। बट इसके एडिटर कौन थे? तो इसके जो एडिटर थे वो थे सर औरबिंदो घोष जी। तो ये दो क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा क्या गया है एक बार देख लेना। और वंदे मातरम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो वंदे मातरम आपको पता है। अब थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो आपको चीजें और याद रहेंगी। वही मैं आपको बता दूं, एक उर्दू डेली भी लिखा गया था वंदे मातरम। ठीक है, अब यहां पे याद रखना। अब ये क्वेश्चन ना कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये जो है ये न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ। वंदे मातरम किसके द्वारा कहा गया वो बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों ने सेम नाम से बहुत सारी ये जो वंदे मातरम इनसे निकाली है। लेकिन यहाँ पे दो याद रखने हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है मैं अब आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग बैक करके इसको नोट कर लेना। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे याद रखने की ट्रिक क्या होगी, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब याद रखने की ट्रिक क्या है? औरबिंदो घोष, ठीक है, ऐसे कर्म योगी थे जिनको युगांतर यानी कि युगों तक अगर याद रखने का है, याद करा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने बताया ना मदर के लिए, और आपको पता है कि सावित्री जो है यहाँ पे गॉडेस भी आते हैं। सावित्री एंड गीता पे ऐसे लिखे। ठीक है, लिख के लिख के अपनी लाइफ डिवाइन कर दी। ठीक है, और लास्ट में वंदे मातरम तो आपको याद रहेगा। अब याद रखने की ट्रिक क्या है? औरबिंदो घोष पहले तो आपको बता दिया ऐसे कर्म योगी थे जिन्होंने युगांतर तक याद रखा जाएगा। युगांतर मतलब युगो युगो तक कहते हैं ना, याद रहेगी चीजें। तो यहां से आप रिलेट कर सकते हो। नाम जो है जिन्होंने लिखा है युगांतर वो है आपके बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्योंकि एग्जामिनर कभी अगर कंफ्यूज करेगा तो घोष से तो आप लोग याद रखेंगे ही। ठीक है, थे युगांतर तक याद करा जाएगा। सावित्री और गीता पे ऐसे यानी कि एसेज ऑन गीता, और सावित्री इनकी पोइम थी। ये लिखा जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो डिवाइन कर ली। यानी कि वंदे मातरम तो आपको याद रखना ही होगा। तो ये क्लियर है, यहाँ पे ये ट्रिक है। आपको बस 2-3 बार ही पढ़नी है, आपको याद हो जाएगी। और पेपर में क्या होता है, अभी तो हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं ना, जब सिंगल आएगा तो आप लोग याद कर ही लोगे। नेक्स्ट पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे, मोहम्मद इकबाल। सबसे पहली चीज आप लोगों के दिमाग में इनका नाम सुन के क्या आती है, आप लोग एक बार जल्दी से लिख के बताना। जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इनकी जो बुक है तराने ए हिंद, एक सेकेंड, इनकी जो बुक थी तराने ए हिंद, ठीक है, और बांग ए दारा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनके नाम से आपको एक चीज याद होनी चाहिए, इन्होंने क्या लिखा था, इनकी ये तराने ही हिंद में ही था, सारे जहां से अच्छा जो लिखा है, हिंदुस्तान हमारा जो लिया गया है वो मोहम्मद इकबाल के ही यहाँ से आया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ स्ट्राइक होगी, क्योंकि पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया है। और ये जो बांग ए दारा जो है यहाँ पे, बांग ए दारा क्या होता है, बांग की अगर मैं बात करूं, आप में से कितने बच्चों को ये पता है मुझे पता नहीं। कई बार होता है ना, सुबह उठ के जैसे कई बार कहते हैं मुर्गा भी बांग दे रहा है, वो यानी कि क्या होता है कि कॉल दे रहा है, तो इसका मतलब था कॉल ऑफ मार्चिंग बेल। ठीक है। अब यहां से तो मोहम्मद इकबाल के नाम के साथ सारे जहां से अच्छा आपको याद रखना ही है। पेपर में कई बार पूछा गया है ये जो सारे जहां से अच्छा है ये कौन सी बुक से लिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, तराने हिंद से लिया गया है। इसके साथ ही अगर मैं आपको बात करूं, आप लोगों ने ये भी सुना होगा सत्यमेव जयते। ठीक है। अब सत्यमेव जयते आप लोगों को पता है कि कौन से उपनिषद से लिया है, तो ये लिया गया है मुंडिका उपनिषद से, उपनिषद से। ठीक है। अब इंडियन कौन से थे जिन्होंने ये टर्म, जिनके स्लोगन्स में ये काउंट की जाती है, जिन्होंने सबसे पहले दी थी, तो वो है महामना। महामना किसको कहा गया है, अब ये चीजें ना मैं उम्मीद करता हूं आप लोग साथ में ही याद रखोगे, वो कहा गया है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, तो ये पेपर में पूछा गया है। ठीक है। और ये किस में लिखा गया है, स्टैटिक जीके की क्लास है, मैं आपको स्टैटिक जीके और भी करवाते चलूंगा। ये हमारे नेशनल एम्बलम में जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है। यहां तक ये चीजें क्लियर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये आपको बता दूं, ये तो जेकेएसएसबी ने भी पूछा है, बैक टू बैक पूछा। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है ये पूछा गया है, बट याद रखना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये कहा गया था। तो ये क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। मोहम्मद इकबाल के सारे जहां से अच्छा और तराने ए हिंद और बांगे दारा, ये दोनों अब आपको याद रहेगा। मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, एनी बेसेंट बहुत फेमस नाम है। अभी रिसेंटली सुपरवाइजर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, इनकी दो बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है कॉमन व्हील और एक है न्यू इंडिया। एनी बेसेंट कौन थे, इंडियन थे नहीं थे। अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहली चीज, एनी बेसेंट जो थे वो भी होम रूल से रिलेटेड थे। और कौन थे होम रूल से रिलेटेड, बाल गंगाधर तिलक, मैंने आपको ये भी बताया था। अलग अलग इन्होंने शुरू किए थे, बट दोनों से याद रखना होम रूल लीग से क्वेश्चन बनता है। अब दूसरी चीज क्या थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट। कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि पहली वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो याद रखना वो कौन थी, सरोजिनी नायडू जी। ठीक है। यहाँ पे ये नाम भी याद रखना। और कई बार आपसे ये पूछा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो भी किसको कहा जाता है, तो वो भी किसे कहा जाता है, वो भी सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। अब यहाँ पे बुक याद रखने की ट्रिक क्या है, आपको मैंने, जो बच्चों ने मेरे से हिस्ट्री पढ़ी है कांस्टेबल में मैंने पढ़ा दी है, तो वहां पे उन लोगों को मैंने बताया है कि कॉमनवेल्थ जो नेशंस बने, कॉमनवेल्थ कौन कौन से थे, कॉमनवेल्थ वो थे जहां जहां पे ब्रिटिशर्स ने राज करा। तो आपको बस यहाँ पे कॉमन व्हील को याद रखना है कॉमनवेल्थ के साथ। एनी बेसेंट का ये सपना था कि जो न्यू इंडिया बनेगा, ठीक है, उसको मैं कॉमनवेल्थ में ऐड करवा दूंगी। तो यहाँ पे ये ट्रिक है, दोनों ट्रिक याद रखना आसान हो जाएगी। एनी बेसेंट, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया दोनों आप लोग एक साथ ही याद रख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस के लिए जिन बच्चों ने कोर्स अगर ज्वाइन नहीं भी किया हुआ, तो आपको बता दूं, SSS ऐप पे आप लोग जाना, वहां पे आपको कांस्टेबल के कोर्स पे जाना है, जेकेपी कांस्टेबल के कोर्स पे। वहां पे ना इंडियन नेशनल आर्मी का लेक्चर फ्री है, उस पे मैंने पूरा डिटेल में कि सुभाष चंद्र बोस ने किस तरीके से जर्मनी जाके, फिर किस तरीके से जापान जाके पूरी एक सिंगापुर में आर्मी कैसे एस्टेब्लिश करी, क्या क्या उनके वहां पे ब्रिगेड्स के नाम थे, पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो आप लोग वहां से जाके 30-40 मिनट का लेक्चर है वो आराम से देख सकते हैं। इनका जो बुक का नाम है वो था इंडियन स्ट्रगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। एसएससी के सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये लिखा गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक के जो फाउंडर थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के क्या, मैं एक लेक्चर पूरा आपको बता देता हूँ, आप लोग वहां पे जाना, आपको ये पूरा का पूरा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं इनका जो नाम है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट आपको पूरा याद रखना है। और हाँ, एक चीज और, इनका एक न्यूज़पेपर भी था, सुभाष चंद्र बोस का एक न्यूज़पेपर भी था जिसका नाम क्या था, वो था स्वराज्य। दोनों याद रखना। और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पहले प्रधानमंत्री थे आजाद हिंद गवर्नमेंट के, ठीक है, जो इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और इन्होंने, अब यहाँ से आपको याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी, स्वराज्य यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अंडमान निकोबार का इन्होंने नाम जो है आज़ादी में, जब इन्होंने इसको कैप्चर करा था ब्रिटिशर से, तो इसके नाम चेंज करे थे। एक का नाम तो स्वराज रखा था, दूसरे का नाम क्या रखा था, अब आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। लेक्चर में सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये आप लोग लेक्चर सुनने के बाद आके कमेंट करना। मोहम्मद अली जो है, इनका मैं पूरा नाम लिख देता हूँ। मोहम्मद अली जोहार खान के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये आपको एडिटेड पूरा मिल जाएगा। ये कौन थे, ये ना उस समय मुस्लिम लीग के एक लीडिंग फिगर थे, बहुत फेमस थे। खिलाफत मूवमेंट में आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा, मैंने इनके बारे में डिस्कस करा है, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट की अगर बात करूं, और ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के भी फाउंडिंग मेंबर्स में थे, तो ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। इनकी दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली आ जाती है आपकी कॉमरेड, ठीक है, और एक आ जाती है हमदर्द। अब याद रखने की ट्रिक क्या है, मोहम्मद अली आप लोगों को पता है एक बॉक्सर भी है, ठीक है। और कॉमरेड होता है, अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने सुना होगा, तो जो कॉमरेड्स होते हैं वो, आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो वो किसी ना किसी के अनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, तो उन्हें जनरल टर्म है कॉमरेड के तौर पे रेफर करा जाता है या बोला जाता है। अब ये क्या है, याद रखना मोहम्मद अली, यहाँ पे याद रखने की ट्रिक जो है वो ये है कि जो बॉक्सर थे वो एक तो अगर लड़ने पे आएंगे तो वो एक कॉमरेड की तरह लड़ते थे, बट बाकी सब लोगों के वो हमदर्द भी थे। तो ये ट्रिक याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। और मोहम्मद अली इसीलिए स्टार्टिंग में लिखा था। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हिस्ट्री के, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के पेपर में यहाँ से आते हैं, खासतौर पे एसएससी या फिर जेके एसएसबी की बात करूँ, बहुत बार पूछा गया है। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, राजा राम मोहन राय, इनकी किताब थी संवाद कौमुदी। बहुत सारी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन रॉय को क्या कह के कहा जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। पेपर में कितनी बार पूछा गया है चेक कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत बार ये चीज़ जो है पूछी गई है। ये किसके फाउंडर थे, ये फाउंडर थे एक तो आपके ब्रह्मो समाज के, ठीक है, ब्रह्मो समाज के फाउंडर थे ये। इसके अलावा इन्होंने एक आत्मीय सभा भी शुरू करी थी, एक बार ये पूछा गया था, ठीक है। आत्मीय सभा का कौन था, 1814 में ये करी गई थी। इसके अलावा इन्हें एक और चीज कहा जाती है, मॉडर्न इंडिया तो कहा जाता है फादर, बंगाल रिनायंस के भी इन्हें यहाँ पे जो है, रिनायंस के भी इन्हें यहाँ पे फादर कहा जाता है। दूसरी चीज, ब्रह्मो समाज कब फाउंड हुआ था, याद रख लेना। ये थोड़ा जो मैं डेटा दे रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, लेकिन ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। अब इन्होंने साथ में एक चीज के लिए बहुत काम करा था, अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम। जो सती प्रथा चलती थी कब हुई थी, 1829 में। और उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, उस टाइम पे गवर्नर जनरल का नाम भी याद रख लेना, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, इंडिया के। अब ये पॉइंट आपको कुछ याद रखने हैं, ये तो चलो याद रखना ही है। इनके अलावा ब्रह्मो समाज पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं मैंने आपको बता दिया। मॉडर्न इंडिया के, बंगाल के, ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, अबॉलिशन ऑफ सती, और किसके टेन्योर में ये हुआ था, ये भी याद रखना। ये बहुत बार पूछे गए हैं, मल्टीपल टाइम्स अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन पेपर में आए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, मोतीलाल नेहरू जी। अब यहाँ पे क्या है, मोतीलाल नेहरू जी की बुक का नाम याद रखना आसान हो जाएगा। इनकी किताब का नाम था इंडिपेंडेंट, और इनके जो बेटे थे वो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब कई बार एक क्वेश्चन जो है जो नेहरू जी के रिलेटेड, मोतीलाल नेहरू जी के रिलेटेड बच्चों को कंफ्यूज करता है, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया भी था। एक आई थी नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 1928 में। अब पेपर में क्वेश्चन बनता है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा कही गई है, और पहला ऑप्शन ही एग्जामिनर क्या दे देता है कई बार, जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है। और बच्चा कहता है अच्छा यार 1928 की बात है, जवाहरलाल नेहरू सही आंसर, आगे चलते हैं। बट ये गलत है। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा की दी गई थी, या फिर ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ये थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अब हुआ क्या था, थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, इंटरेस्टिंग ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप लोग पढ़िए क्योंकि इसको पढ़ाया गया है अभी तक। इसमें पूरा डिटेल में बताया था। हुआ क्या था, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, उसको कहा गया था कि 10 साल तक आप लोगों को क्या करना है, हम इस पे काम करेंगे, फिर एक कमीशन बिठाएंगे। ठीक है, वो कमीशन आएगी और वो कमीशन क्या करेगी, वो कमीशन ना चेक करेगी कि क्या इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से काम करेगा पूरा। उस पर उन्होंने कहा था कि फ्यूचर जो होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये कमीशन जो है वो पहले आ गई थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में एक नाम हम लोगों ने पढ़ा था, लाला लाजपत राय, जिनके निधन हो गया था। इनकी बुक का नाम क्या था, बताओ अब आप लोग। अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, कल पढ़ा था, ये भूलना नहीं है, ये याद रखना है, हर चीज में आएगा ना आपके दिमाग में आना चाहिए। अब साइमन कमीशन को क्या हुआ था, इंडियन सारों ने अपोज करा था। रीजन बीइंग, इसमें सारे के सारे जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कोई इन्वॉल्व नहीं था, जिसकी वजह से एक नारा भी फेमस हुआ था, साइमन गो बैक। अब ये तो आपको याद होगा ही। अब हुआ क्या था, अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने कहा कि एक काम करते हैं, इंडियन जाएंगे अपनी रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो उसके लिए जो कमीशन बनाई गई थी, या जो उसके रिजल्ट में जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 की। ठीक है, उसके बाद 1999 30 पढ़ाऊंगा तो पूरी हिस्ट्री हो जाएगी। बट ये याद रखना, मोतीलाल नेहरू जो थे वो नेहरू रिपोर्ट 1928 के चेयरमैन थे। मतलब जो रिपोर्ट बनाई गई थी इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसमें सारी पार्टीज को इन्वॉल्व करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, पहला नाम आपको इनको देख के क्या आएगा बताओ। और पेपर में जेके एसएसबी ने बहुत बार ये चीज पूछी है, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है। सबसे पहला तो इनको याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1000 बार ये आप लोगों ने देखा होगा, कम से कम पूछा गया है। हर एक पेपर की बात करूंगा, टोटल चेक कर लेना, 1000 से भी ज्यादा बार ही होगा ये, अगर पूरे इंडिया के एग्जाम्स की बात की जाए। तो इनके द्वारा ना 2 बुक्स लिखी गई हैं, पहला रस्ट गुफ्तगुर, और दूसरी जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब यहाँ पे याद रखने की ट्रिक क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। देखो अन ब्रिटिश रूल 2 तरीके से हो सकता है, अगर आप लोग याद रखोगे, यानी कि 1947 के बाद की जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, और एक टाइम वो भी था कि उनसे पहले का, जब ब्रिटिशर्स के एंटर होने से भी पहले का। तो ग्रैंड ओल्ड मैन है, यानी कि आप लोग याद रख सकते हो कि ये ना अन ब्रिटिश रूल से बिलोंग करते हैं, यानी कि जब ब्रिटिश रूल था भी नहीं तब से ये थे। तो यहाँ पे याद रखना, ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा बुक लिखी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेना, ये सिर्फ पहले इंडियन ही नहीं थे, ये पहले एशियन थे, यानी कि पूरा जितना भी ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा राज करी गई थी जगहों में, उनमें पहले एशियन थे जो कि एमपी बने थे, कहाँ पे, ब्रिटिश सरकार में। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब आप लोग सोच सकते हो कि उस टाइम पे कोई एक इंडियन, इंडियन क्या पहले एशियन, जो कि एमपी बन रहे हैं, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में 1892 में, तो ये कितने बड़े पर्सनालिटी उस टाइम के होंगे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना ही रखना है। इनकी बुक और इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है ये आपको याद रखना। और ये बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उनके पॉलिटिकल गुरु भी रह चुके हैं, तो वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, शिशिर कुमार घोष, इन्होंने क्या लिखा है, इनके द्वारा लिखी गई थी अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन क्लियर है, इनको बस आपको यही याद रखना है कि ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट नाम वापस से तारकनाथ दास, इनके द्वारा किताब लिखी गई थी, इनका नाम था फ्री हिंदुस्तान। तो ये याद रखना, क्योंकि ये भी उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स थे, और कई बार अगर आपकी किस्मत में मुश्किल क्वेश्चन हुआ तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इनके द्वारा ये चलाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, सचिंद्र सन्याल जी। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है सचिंद्र नाथ सन्याल के लेके द रेवोल्यूशनरी, ये क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से बन सकता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। ये पूछा इस तरीके से जाता है कि ये जो द रेवोल्यूशनरी थी, इसको पब्लिश कौन करता था, तो इसका नाम याद रखना, ये किया जाता था हिंदुस्तान
सोशलिस्ट, रिपब्लिकन, एसोसिएशन के द्वारा। क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन पूछा था ना वो ये पूछा गया था कि किसके द्वारा की जाती है। अब आपको यहाँ पे इनका नाम अभी तो इतना यूज टू नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा जब इसके को फाउंडर्स कौन कौन थे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इनके को फाउंडर थे आपके सुखदेव थापर जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र सन्याल जी। अब आपको यहाँ पे पता चला होगा, ठीक है। और अगर कई बार ये कहा जाता है ये जो रेवोल्यूशनरी लिखा गया था मेन, जो 4 पेजों का बहुत वायरल हुआ था उस टाइम पे, तो वो लिखा गया था आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा, लेकिन उन्होंने जो सिग्नेचर किया था वो फेक करा गया था और ये कहा जाता है कि लिखा उन्हीं के द्वारा गया था। तो ये को फाउंडर है इसके। अब आपको देखो मेनली पूछा जाता है पब्लिकेशन, मैंने साथ में आपको बता दिया अगर आपको पेपर में हो सकता है ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल भी दिखे तो आप लोग वहां पे आंसर मार्क कर देना। अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। क्लियर है यहां तक? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। सत्यार्थ दर्पण सबसे पहले आपको याद रखना है, इनके द्वारा लिखा गया था। द लाइट ऑफ ट्रुथ, इसे ही सत्यार्थ प्रकाश भी कहा जाता है। कई सारी जगहों पे एक इनके अलग तरीके से आती है। अब यहाँ पे दयानंद सरस्वती क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये किस समाज के फादर हैं? जैसे ब्रह्मो समाज के आर्य समाज है, सॉरी ब्रह्मो समाज के राजा राम मोहन राय हैं, वैसे ही ये कौन थे? फादर ऑफ आर्य समाज पूछा गया है, तो इसीलिए मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। एक इनका स्लोगन भी पेपर में बहुत बार आया है, गो बैक टू वेदास। और एक इनका जो पॉलिटिकल मैसेज था, जो भी थोड़े दिन पहले हमारे एक टेस्ट में भी पूछा गया था, इनका पॉलिटिकल मैसेज क्या था? इंडिया फॉर द इंडियंस। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो ज्यादातर पूछा जाता है दयानंद सरस्वती के रिलेटेड, वो यही है कि वो क्या थे? वो फादर थे आर्य समाज के। नेक्स्ट पे आते हैं। भोगराजाऊ पत्तभी सिद्धरामैया, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस लिखी थी कि किस तरीके से आई थी उस टाइम पे, इंपॉर्टेंट थी तो आपको याद रखना है, क्योंकि इनके नाम पे एक प्रॉपर स्टैंप भी इशू करी गई थी इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे, तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। वैलेंटाइन चरोल, इन्होंने जो लिखी है वो लिखी है इंडियन अनरेस्ट। इसके अलावा इन्होंने लिखी है इंडिया ओल्ड एंड न्यू। उस टाइम के बहुत फेमस राइटर ये जो थे वो थे, और इंडिया अनरेस्ट भी पेपर में आई है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहे हैं और आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी, अगर मैं बात करूं, ये पर्सनालिटी बहुत फेमस है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है चित्तरंजन दास जी। ठीक है, चित्तरंजन दास जी की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि इनके बारे में, श्री अरबिंदो घोष जी के बारे में। ठीक है, तो आपको एक और थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। श्री अरबिंदो घोष जी जो थे वो अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था एक 1900 स्टार्टिंग में ही। अलीपुर बॉम्ब केस में क्या हुआ था, इन्हें ना अरेस्ट कर लिया गया था, और आपको पता है कि उस टाइम पे अगर किसी को अरेस्ट करा जा रहा है तो उसको बहुत मुश्किल है कि वो बाहर निकलेगा। और अरबिंदो घोष एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थी, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। अब उन्हें बाहर निकालने में सबसे बड़ा रोल किसका था? वो था चित्तरंजन दास जी का। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनका केस जो है वहां पे किया था, एक लॉयर थे। अब यहां से याद रखना आसान हो जाएगा कि इंडियंस के लिए कौन होता है? इंडियन ही होता है, बट आपको यहाँ पे याद रखना है इंडिया फॉर इंडियंस, या फिर आप इसको इंडियन फॉर इंडियन भी करके याद रख सकते हो कि एक इंडियन अगर कभी फंसता है तो उसको निकालने के लिए एक इंडियन ही आता है, फिर चाहे उन्हें अपनी चिता से भी गुजर के क्यों ना जाना पड़े। तो यहाँ से याद रखना है, आपको ट्रिक बनानी है, आपको पता होना चाहिए। और चित्तरंजन दास जी ने यहाँ पे उन्हें करा था डिफेंड। यहाँ से दोनों चीजें आपको याद हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि इंडिया फॉर इंडियंस में आप अरबिंदो घोष को मार करके आ रहे, ये बस रेफरेंस के लिए था ताकि आपको चीजें याद रह जाए। नेक्स्ट पे आते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। अब आपको यहाँ पे ना इन नामों के साथ पहले ही स्ट्राइक कर देना चाहिए दिमाग में कि ये क्या है और उन्होंने क्या लिखा था। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, और जो बच्चों को डाउट था तो आप लोग याद रखना, इनके द्वारा जो इनके वर्क्स हैं वो हैं आनंद मठ और देवी चौधरानी जी। अब यहाँ पे
इनके द्वारा जो ये सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे वो क्यों हुए थे? क्योंकि इन्होंने कंपोज करा था, लिखा था क्या? वंदे मातरम। बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और सबसे ज़्यादा बार अगर पूछा गया है, अगर इनका नाम पेपर में आपको दिखा है तो ये इसीलिए आया है। और अगर मैं वंदे मातरम की बात करूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से ये भी दे देता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा भारत माता, ठीक है? कभी आप लोगों ने सोचा कि भारत माता का नाम कैसे आया, और भारत माता को पिक्टोरल वे में कभी किसी ने रिप्रेजेंट करा होगा तो किसने करा था? तो ये याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे अभिनंदन नाथ टैगोर। 1905 में इन्होंने पिक्टोरल वे में, यानी कि एक फोटो की फ्रेम फॉर्म में भारत माता को जो है पहली बार रिप्रेजेंट करा था। और ये चीज़ें जो है, अब आप लोग सोच सकते हो, ये रविंद्रनाथ टैगोर के नेफ्यू थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी, ये सब लोग आ रहे हैं। आपके लिए होमवर्क है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस बुक के लिए, किस वर्क के लिए अपने नोबेल प्राइज से सम्मानित करा गया था? चलो, ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर बताना। बाकी एमसीक्यूज तो मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट पे आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने एक ड्रामा लिखा था उस टाइम पे जो काफी फेमस हुआ था, और इस ड्रामा का नाम था भारत दूरदर्शा। याद रखने की ट्रिक क्या है? भारत और भारत दोनों नाम सेम है, तो यहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अब थोड़े से जो इंपॉर्टेंट थे, शिवानंद जी जो थे, इन्होंने लिखी थी डिवाइन लाइफ। अब यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि डिवाइन लाइफ जो है वो श्री अरबिंदो घोष जी के द्वारा लिखी है, तो ये जो था ये बेसिकली एक ड्रामा था जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। अब पेपर में क्या पूछा जाएगा वो देख लेना, और ऑप्शन से आपको हेल्प हो जाएगी। ये जो था ये एक ड्रामा था जो स्वामी शिवानंद जी के द्वारा लिखा गया था। कंफ्यूजन होती है तभी ये ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, वॉइस ऑफ फ्रीडम लिखी गई थी नयनतारा सहगल के द्वारा, तो इनको भी आप लोग याद रखना। तो ये था हमारा आज का एक पहला जो राउंड, जिसमें हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस, अगर हम फीमेल पर्सनालिटीज की बात करें, उनके रिलेटेड उनके जो बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, किस वजह से फेमस है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आज हम लोगों ने यहाँ पे कवर करा। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर लेक्चर पसंद नहीं आ रहे तो आप लोग बता देना, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर दिखेंगे किसी ना किसी पेपर में। तो आप लोग अगर हमारी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इन 2 रिक्रूटमेंट में या फिर जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करना, तो आपको उसके लिए पूरा A to Z डिटेल में हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है। ऐप पे क्लासेस चल रही हैं और बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे रखी गई है, ताकि कोई भी बच्चा अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो इसको ज्वाइन कर सकता है। इसका टेस्ट जो होगा वो होगा ऐप पे, आपका ऐप पे टेस्ट कंडक्ट करवा दिया जाएगा, एक टेस्ट की फॉर्म में आएगा और एक वीडियो आएगी जिसमें एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। अगला टॉपिक मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो कि कई बार आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों के बिगेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट अक्रॉस वर्ल्ड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा बिगेस्ट वॉल्केनो कौन सा, बिगेस्ट माउंटेन कौन सी है, लार्जेस्ट कैनाल कौन सी है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगा वर्ल्ड के फॉर्म में। तो ये स्टैटिक जीके की क्लासेस आपकी कोशिश ये रहेगी कि डेली बेसिस पे चले। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपके लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और अगर हो सकेगा तो प्ले स्टोर पे भी जाके हमें एक अच्छा सा फीडबैक दे के आइएगा कि आपको किस तरीके से चीज़ें जो है हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हर तरीके के फीडबैक जो है वो एक्सेप्टेबल हैं और उसके हम लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ज़रूर लिख के बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।